तो दोस्तों स्वागत है हमारे मिशन टॉपर चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में। मैंने पार्ट 1 पहले ही क्लियर करा दिया है और मैं पार्ट 2 क्लियर कराने जा रहा हूं। जिस बच्चे ने पार्ट 1 नहीं देखा है वो बच्चे पार्ट 1 ज़रूर क्लियर करें, फिर पार्ट 2 अपना क्लियर करें। ओके, तो चलिए आज के बारे में टॉपिक के बारे में हम जानेंगे कौन कौन से टॉपिक हमको पढ़ने होंगे। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले आता है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण और अपचयन में बेटा क्या अंतर है मैं डिस्कस करूंगा इस वीडियो के अंतर्गत। ऑक्सीकरण और अपचयन। ऑक्सीकरण बेटा क्या होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना होता है तो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और अपचयन में इसी का उल्टा होता है, जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है तो उसे क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। अभी समझ लेना, ऑक्सीजन का इसमें जुड़ना होता है और इसमें हाइड्रोजन का हटना होता है, और इसमें ऑक्सीजन का हटना होता है और हाइड्रोजन का जुड़ना होता है। तो ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। यानी फिर अब अगर किसी एक ही अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ रहें तो उसे हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। इतनी बात क्लियर हो चुकी होगी। तो आगे बात करते हैं हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है? ऊष्माक्षेपी जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा बाहर निकलती है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जिनसे यानी ये -B और ये ऊष्मा निकल रही है यहाँ पर, तो उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं। समझ गए? जैसे ईंधन का जलना, जब हम ईंधन को जलाते हैं तो उसमें से कुछ ऊष्मा निकलती है तो उसी को हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। इसके विपरीत जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का यानी अवशोषण होता है, जिसमें वो ऊष्मा आकर्षित कर लेती है अपने ओर, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। यानी ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा बाहर निकले और ऊष्माशोषी में ऊष्मा अंदर जाए, ऑब्जर्व करे, यानी ऊष्मा अपने अंदर ऑब्जर्व करे, उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में ऊष्मा को बाहर निकाले उसे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम संचारण के बारे में। तो संचारण आपने सुना भी होगा नाम, तो आज हम सुनेंगे, समझाएंगे संचारण होता क्या है। अब आते हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक भी है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये यूपी बोर्ड 2027 में आपको पूछा भी जा सकता है ये वाला टॉपिक। तो जब धातुएं अपने वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन, नमी आदि के प्रभाव से धीरे धीरे खराब होने लगती हैं तो इस प्रक्रिया को संचारण कहते हैं। यानी आप किसी भी लोहे को आप नमी की जगह पर रख दोगे तो उसमें धीरे धीरे संचारण होने लगता है, तो उसी को हम संचारण कहते हैं। यानी इसमें धीरे धीरे जंग लगना शुरू हो जाता है, उसी को हम संचारण कहते हैं। संचारण से बचने के लिए हमें धातु पर क्या करना चाहिए, पेंट कर देना चाहिए, तेल या ग्रीस लगा देना चाहिए तथा अन्य सुरक्षा विधियों का भी प्रयोग करना चाहिए। समझ में आ गया? संचारण के उपाय बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ये इम्पोर्टेंट सवाल पूछा जाता है संचारण का, 4 नंबर का डिफिनीसन आती है। ओके, अब आगे बात करते हैं विकृत गंधता। विकृत गंधता बेटा क्या होता है? आपने देखा होगा कि तेल या वसा वाले खाद्य पदार्थ लंबे समय तक रखने पर उनका स्वाद और गंध खराब हो जाती है, तो उसी को हम बेटा विकृत गंधता कहते हैं। जब यानी तेल या वसा युक्त कोई पदार्थ को हम जब वायु में रखते हैं तो उसमें गंध आने लगती है, तो उसी को हम विकृत गंधता कहते हैं। जैसे वसा और तेल का ऑक्सीकरण होकर खाद्य पदार्थों में खराब होना ही गंध और स्वाद उत्पन्न होने की प्रक्रिया को विकृत गंधता कहते हैं। इसे रोकने के लिए बेटा क्या करना चाहिए? वायुरोधी पैकेटों में रखा जाता है और ऑक्सीकरण को कम करने के उपाय किए जाते हैं। यानी कि चिप्स का पैकेट आता है बेटा, उसमें वो क्यों नहीं खराब होता? क्योंकि उसमें नाइट्रोजन गैस भरी होती है, इसीलिए वो खराब नहीं होता है। तो इस बचाने के लिए वायुरोधी पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरनी चाहिए, जिससे विकृत गंधता का बचाव हो सकता है। तो चलिए बस यहीं तक टॉपिक आपका क्लियर हो गया। तो चैप्टर 1 आपने पूरा क्लियर कर दिया। मैंने 20 इंपॉर्टेंट MCQ भी करा दिए हैं। जिस बच्चे ने 20 इंपॉर्टेंट MCQ नहीं देखे हैं कृपया देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से MCQ
बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो मेरे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर जो बच्चा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, धन्यवाद।